नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी रमाकांत रावत पर पुनः स्वागत है। छात्रों, इससे पहले आप लोगों ने जड़ या मूल जो रूट वाला चैप्टर था वो पढ़ा था और इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे स्तंभ या तना या स्टेम के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको याद हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, स्तंभ या तना किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि जो बीज होता है इसके अंकुरण से ही तना बनता है और इसके अंकुरण से ही जड़ बनती है। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये क्या है आपका, ये आपका बीज है या ये आपका सीड है और सीड से ही क्या बनता है, आपका प्रोह बनता है। प्रोह को ही क्या कहते हैं, तना कहते हैं और इसी से क्या बनती है, जड़ बनती है, जड़ या मूल कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बीज में अंकुरण होगा, अंकुरण से तना बनेगा, अंकुरण से जड़ बनेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो अंकुरण निकलता है वो मूलांकुर होता है और मूलांकुर से जड़ बनती है और दूसरा जो अंकुरण निकलता है वो प्रांकुर होता है, यह प्रांकुर से ही प्रोह या तना बनता है। तो ये आपका स्पष्ट हो गया ना। प्रांकुर से क्या बनता है, प्रोह या तना बनता है। प्रांकुर को इंग्लिश में प्लूमूल कहते हैं और इसको रेडिकल कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, रेडिकल या मूलांकुर से जड़ बनती है और प्लूमूल या प्रांकुर से प्रोह या तना बनता है। तो अपन इसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसका आकार, इसके प्रकार, इसका रूपांतरण किस टाइप से होगा। इस चैप्टर में अपन ये सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर अपन ये तो समझ में आ गया। अब अपन यहाँ देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है। तना या स्तंभ या इसको स्टेम कहते हैं। स्टेम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि यह पौधे के अक्ष का आरोही भाग होता है। आरोही माने आगे बढ़ने वाला, ऊपर बढ़ने वाला। यह पौधे के अक्ष का आरोही भाग होता है जो भूमि की विपरीत दिशा में प्रकाश की ओर बढ़ता है और प्रांकुर से उत्पन्न होता है, उसको तना कहते हैं। तना, आप लोग परिभाषा को ध्यान दें, परिभाषा समझें। तना क्या है, प्रांकुर से उत्पन्न होता है, पौधे के अक्ष का अवरोही भाग आरोही भाग होता है, भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, उसे तना कहते हैं। अब देख लेते हैं तना के लक्षण, तना की विशेषताएं। अच्छा, क्या क्या तना में विशेषताएं होती हैं, तो एक तो ये आरोही भाग होता है। क्या होता है, आरोही भाग। दूसरा, तना या तो भूरा मटमैला होता है या हरे रंग का होता है। जब वह पौधा छोटा होता है तब तना हरा होता है, जैसे जैसे वृद्धि करता है वैसे वैसे उसका कलर चेंज होता जाता है। तो ये इसका कलर भूरा मटमैला या हरा कह सकते हैं। तना क्या काम करता है, तो तना पर कलिकाएं, पुष्प, फल, ठीक है, ये सभी धारित करने का काम करता है। मतलब तना पर ये सभी चीजें, शाखाएं, कलिकाएं, पुष्प, फल आदि को धारण करता है, मतलब ये इस पर लगी होती हैं। अगली तना की विशेषता क्या है, अगली तना क्या क्या, तना में और कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो तना में कलिकाएं पाई जाती हैं। कलिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक कलिकाएं जो पत्तियों के कक्ष से निकलती हैं उनको कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं और एक कलिकाएं शीर्ष से निकलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, शीर्षस्थ या अग्रस्थ कलिकाएं कहते हैं। तो ये अब जो मेन इनकी पहचान है, पर्व व पर्व संधियां, ये भी कहाँ होती हैं, ये तनों में पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं तना। अब आप लोग स्पष्ट समझ लें, पर्व और पर्व संधियां किसे कहते हैं। पर्व को इंग्लिश में नोड कहते हैं और पर्व संधियों को इंग्लिश में नोड कहते हैं और पर्व को क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। ये आपको समझना अनिवार्य है, ये इसकी प्रमुख पहचान है। तो यहाँ देख लेते हैं, जैसे आपके पास एक कोई तना लगा हुआ है, ठीक है, कोई भी तना है और तने पर इस टाइप की गांठें भी दिखाई देंगी आप लोगों को। ध्यान दें, ये तना है और इस पर ये गांठें टाइप की दिखाई दे रही हैं। तो इन गांठों को हम क्या कहेंगे, इन गांठों को पर्व संधियां कहते हैं। कोई भी तना हो इनको हम नोड कहते हैं और
नोड माने गांठें, पर्व संधियां, और दो नोड के बीच की दूरी को पर्व कहते हैं या इंटर नोड कहते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा ना कि पर्व संधियां नोड और पर्व इंटर नोड, दो पर्व संधियों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, पर्व कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं। तो ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा और तने की क्या विशेषताएं होती हैं, तो तना क्या काम करता है, इस पर शाखाएं निकलती हैं। देखी होंगी आपने, तने से शाखाएं निकलती हैं, तो शाखाओं की जो उत्पत्ति है वो बहिर्जात होती है। कैसी होती है, बहिर्जात, या इसको हम एक्सोजीनस कहेंगे, बहिर्जात या एक्सोजीनस, इस पर शाखाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरी चीज, तना कहाँ बढ़ते हैं, प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होंगी, और पृथ्वी के विपरीत, भूमि के विपरीत जाते हैं, इसलिए ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं। ये तने की विशेषताएं हैं। आप लोग तने की विशेषताओं को नोट करेंगे। अब देख लेते हैं तनों के कार्य। तनों के कार्य क्या हैं, तना क्या काम करते हैं, तो आपने देखा होगा सपोर्टिंग प्रदान करते हैं, मतलब ये सहारा देते हैं, मतलब ये आधार पहुंचाते हैं। आधार का मतलब सपोर्ट, ये क्या काम करते हैं, शाखाएं हैं, फल हैं, पुष्प हैं आदि को धारित करते हैं। तो इनका एक काम हो गया क्या, आधार प्रदान करना। दूसरा इनका काम होता है संवहन का। तने के कार्य बता रहे हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, फंक्शन क्या है इनके, तो संवहन मतलब क्या होता है, जो जड़ें होती हैं वो जल को सोखती हैं, और ये क्या काम करते हैं, उस जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करते हैं। पत्तियों में जो भोजन बनता है वहां से भोजन संपूर्ण पौधे में कौन पहुंचाता है, तने ही पहुंचाते हैं। और तीसरा इसका विशिष्ट कार्य होता है। ठीक है, तो 3 कार्य हमने इसमें बताए हैं। अब विशिष्ट कार्य क्या होता है, स्पेशल फंक्शन इसका क्या होता है, तो कभी कभी जो तने होते हैं अपने रूप को परिवर्तित करके अन्य कार्यों को करने के लिए रूपांतरण हो जाते हैं और विशिष्ट कार्यों को करने लगते हैं। अभी विशिष्ट कार्य पढ़ेंगे, इनके क्या क्या, जनन भी कर सकते हैं, ये जनन का विशिष्ट कार्य भी कर सकते हैं, भोजन का निर्माण भी कर सकते हैं, तो ये इसके विशिष्ट कार्य हैं। तो आपको तने के कार्य समझ में आ गए होंगे। जो अब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्तंभ या तने का रूपांतरण, ये आपको अच्छे से समझना है। तने या स्तंभ का रूपांतरण किस टाइप से होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। क्या लिखेंगे इसको अपन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का रूपांतरण, तने का रूपांतरण। सामान्यतः तने आपने देखे हैं, हमने बता दिए हैं कि तनों के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन रूपांतरण से पहले एक चीज समझ लेते हैं थोड़ी सी। जड़ जो अपन ने इससे पहले पढ़ा था, रूट कहते हैं इसको या मूल कहते हैं, और दूसरा अपन समझ लेते हैं तना, या इसको हम स्टेम या इसको हम स्तंभ कहते हैं। इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। दोनों को हम कैसे पहचाने, कौन जड़ है कौन तना है, ये हम कैसे पहचाने, तो आप लोगों को इनके लक्षण याद रखना है। तो लक्षण में इनके अंतर बन जाएंगे आप लोग, तो क्रमशः इनके अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहला अपन देख लेते हैं कि जो जड़ है वो कहाँ से उत्पन्न होती है। आप लोगों को पता है, हमने पहले बता दिया है कि जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है, और तने का भी अभी हाल बताया हमने, कहाँ से होता है, प्रांकुर से होता है। ये तो समझ हुए, ये पहला पॉइंट है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। जड़ और तना में क्या अंतर है, तो जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है और इसका निर्माण, तने का निर्माण प्रांकुर से होता है। यह पौधे के अक्ष का अवरोही भाग है। कौन, जड़ क्या है, पौधे के अक्ष का अवरोही भाग, जबकि तना कैसा है, तो तना आरोही भाग होता है, मतलब आगे की ओर बढ़ता है। अब यहां देखेंगे क्या जड़ों पर पर्व संधियां होती हैं, नहीं, तो इस पर पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं, मतलब प्रेजेंट नहीं होती हैं, जबकि इसमें प्रेजेंट होती हैं। पर्व संधियां किस में पाई जाती हैं, तो तने में। ये डिफरेंस है। यहाँ और देख लेते हैं, इसमें कलिकाएं पाई जाती हैं, इसमें कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, जड़ों में कलिकाएं नहीं होती हैं, जबकि तने में कलिकाएं पाई जाती हैं।
और इसके अलावा अगला जो इसका पॉइंट आ जाएगा कि जड़ क्या काम करती है, तो जड़ों का काम होता है जल का अवशोषण। जल का क्या करती है, अवशोषण। जबकि तनों का क्या काम है, तो पौधों को यांत्रिक सहारा देना, ठीक है, या पत्तियां हैं, शाखाएं, इनको धारित करना, ये इसका फंक्शन होता है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जड़ों पर जो शाखाएं, जो अन्य जड़ें निकलती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसी होती है, अंतर्जात। मतलब अंतर्जात का मतलब होता है एंडोजीनस। क्या होता है, एंडोजीनस। मतलब ये होता है, अंतर्जात का मतलब ये होता है कि इसमें अंदर वाले ऊतकों से, मतलब जो जड़ें हैं उनके अंदर वाले ऊतकों से इनमें शाखाएं बनती हैं। जबकि इसमें बहिर्जात होता है। बहिर्जात मतलब एक्सोजीनस, ठीक है, एंडोजीनस और एक्सोजीनस समझ में आ रहा होगा। मतलब बहिर्जात का मतलब होता है बाहर वाले ऊतकों से तने पर शाखाएं बनती हैं और अंदर वाले ऊतकों से इनसे शाखाएं बनती हैं। और भी बहुत सारे अंतर हैं, तो ये हमने आपको जड़ और तने में थोड़े से डिफरेंस बताए हैं, ठीक है। अब आप समझ लेते हैं रूपांतरण के बारे में, समझ लेते हैं। इसको अच्छे से समझना है आपको, किस टाइप से स्तंभ या तने का रूपांतरण किस टाइप से होता है। तो जो स्तंभ या तना है, इसको अपन क्या काम करेंगे, 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। इसको कितने भागों में डिवाइड कर देंगे, 3 भागों में इसको बांट देंगे तनों को। तो 3 प्रकार के तने हो जाएंगे। सबसे पहला जो तना है, इसको बोलते हैं भूमिगत तना। कौन सा, भूमिगत तना। और जो दूसरा तना होता है, इसको बोल देते हैं अर्धवायवीय तना। क्या बोल देंगे, अर्धवायवीय तना। और तीसरा होता है, इसको बोलेंगे वायवीय तना। तो तना 3 प्रकार से रूपांतरित होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भूमिगत तना। वह तना जो भूमि में पाया जाता है। अब पहचान के लिए लक्षण हम पहले बता चुके हैं, पर्वसंधियों का पाया जाना, जड़ों का, अपस्थानिक जड़ों का पाया जाना, कलिकाओं का पाया जाना, सल्कपर्णों का पाया जाना, ये सभी तने की विशेषताएं हैं। तो भूमिगत तना वे तना कहलाते हैं जो भूमि के अंदर होते हैं, भूमि में ही होते हैं। अब इसके देखेंगे, भूमिगत तना कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो है प्रकंद। क्या है, प्रकंद, या इसको हम राइजोम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइजोम। ये क्या है, सबसे पहला भूमिगत तना है। तो प्रकंद या राइजोम के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रकंद या राइजोम किसे कहते हैं, वे भूमिगत तना जो भूमि में क्षैतिज दिशाओं में बढ़ते हैं। क्षैतिज माने इस टाइप से बढ़ते हैं, वो कहलाते हैं क्या, वो कहलाते हैं प्रकंद या राइजोम। मतलब भूमि में लेटे हुए जो बढ़ते हैं। देखो इनमें सारी विशेषताएं होती हैं तने की। इनमें सल्कपर्ण भी होते हैं पतली पतली झिल्ली के रूप में। इनमें अपस्थानिक जड़ें भी इस टाइप की पतली पतली जड़ें भी निकल आती हैं। तो ये आप देखेंगे इस टाइप की इनमें संरचनाएं होती हैं, लेकिन बढ़ते किस टाइप से हैं, तो आप देखेंगे कि भूमि में किस टाइप से बढ़ते हैं, क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं। ये आप देखेंगे कि इसमें इस टाइप से आप देखेंगे कि इनमें कलिकाएं होती हैं, अपस्थानिक जड़ें होती हैं, सल्कपर्ण होते हैं, पर्वसंधियां होती हैं। ये सारी चीजें इनमें पाई जाती हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रकंद या राइजोम। अब यहाँ पर प्रकंद या राइजोम के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्रकंद में उदाहरण देख लेते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण है, इसमें अदरक आ जाएगा, अदरक, और इसमें हल्दी आ जाएगी। तो ये प्रमुख रूप से किसके उदाहरण हैं, प्रकंद या राइजोम के उदाहरण हैं, और ये क्षैतिज वृद्धि करते हैं। दूसरा अपन देख लेते हैं स्तंभ कंद, जिसमें कंद शब्द आ जाएगा, वो किसके रूपांतरण है, तने के। स्तंभ कंद, या इसको हम ट्यूबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबर। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, इसको ट्यूबर कहते हैं या स्तंभ कंद कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो
पौधा है उसकी जो शाखाएं हैं, निचली शाखाएं वो भूमि में चली जाती हैं। कोई पौधा है अगर उसकी शाखाएं, निचली शाखाएं भूमि के अंदर चली जाएंगी और इनके भूमि के जो शाखाएं हैं भूमि के अंदर, उनके सिरों में भोजन का क्या हो जाएगा, संचय हो जाएगा। भोजन संचय करके वो फूल जाएंगी। तो इस प्रकार की क्या कहा हमने, कोई पौधा है और उस पौधे की जो निचली शाखाएं हैं वो भूमि में चली गई और भूमि के अंदर पहुंच करके उनके जो शाखाओं के अग्रसिरे हैं वो भोजन को संचित करके फूल जाएंगी। तब ये कौन से किसके अंतर्गत आएगा, स्तंभ कंद या ट्यूबर के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं, वो आ जाएगा इसमें आलू। आपने आलू देखा होगा कि उसकी जो निचली शाखाएं हैं पौधे की वो भूमि के अंदर उस टाइप से आलू लगे रहते हैं। आलू में कलिकाएं होती हैं, आलू में छोटी छोटी दबे हुए स्थान जिनको आंखें कहते हैं। आपने देखा होगा आलू में दबे हुए स्थान आंखें और प्रत्येक आंख में लगभग 3-3 कलिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये हम बता रहे थे कि स्तंभ कंद का एग्जाम्पल आलू। अब देख लेते हैं अपन इसके बाद घनकंद। ये किसके अंतर्गत, भूमिगत तने के रूपांतरण चल रहे हैं और भोजन संचय करके भूमिगत तना निम्न 4 प्रकार से रूपांतरित हो जाते हैं। प्रकंद या राइजोम, अदरक, हल्दी, स्तंभकंद, ट्यूबर और आलू इसके अंतर्गत आएगा। अब अगला आ जाएगा घनकंद, या इसको हम कॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्म। अब घनकंद में क्या है, ये घनकंद में निचला जो भाग है वो ज्यादा भोजन को क्या करता है, भोजन को संचित कर लेता है, ज्यादा मात्रा में भोजन को संचित कर लेगा और इस टाइप से गोलाकार आकृति में ये नीचे की ओर। और इसकी जो विशेषता है, इसकी जो विशेषता है, विशेषता ये होती है कि ये भूमि में ऊर्ध्वाधर बढ़ता है। कैसा बढ़ता है, ऊर्ध्वाधर, मतलब ये वर्टिकल बढ़ता है, मतलब ये खड़ा बढ़ता है। और यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये ध्यान दें कि इसके एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे। तो यहाँ पर जिमीकंद वगैरह जो इस टाइप की संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ घनकंद का जो एग्जाम्पल आएगा, उदाहरण आएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर। एक तो आ जाएगा कचालू, कचालू इसके अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत जिमीकंद भी आ जाता है। ये किसके अंतर्गत, घनकंद। इसमें अपस्थानिक जड़ें नीचे की ओर से लगी रहती हैं, कुछ जड़ें इनमें संकुचनशील होती हैं जो तने को नीचे गहराई में पहुंचाने का काम करती हैं। तो एग्जाम्पल कौन आया घनकंद का, ये भी भोजन संचित करते हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, सल्क पत्र इन पर पाए जाते हैं, वो सभी विशेषताएं। केवल आपको एक बात नोट करना है कि ऊर्ध्वाधर बढ़ते हैं और प्रकंद कैसे बढ़ते हैं, क्षैतिज बढ़ते हैं, और घनकंद कैसे बढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और लास्ट इसमें जो भूमिगत तने का रूपांतरण है, लास्ट जो रहेगा इसका वो रहेगा सल्क कंद। क्या रहेगा, सल्क कंद, या इसको हम बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ब, बल्ब या सल्क कंद। तो इसके जो उदाहरण हैं, इसमें ये वास्तव में सल्क पर्णों के रूपांतरण से बनते हैं और इसमें भोजन का संचय भी सल्क पर्णों में होता है। वही मोटे और मांसल हो जाते हैं, उसी को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें प्याज आ जाएगा और इसमें लहसुन आ जाएगा। ये इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि प्याज में जो तना है वो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, नीचे की ओर गांठ के रूप में होता है, और फिर इसमें जो प्याज है वो इस टाइप से लगी रहती है। ये आपने देखा होगा, छिलके निकालते जाएंगे तो प्याज इस टाइप की रहेगी, इस टाइप की निकलेगी। तो आपने देखा होगा कि इसमें बिल्कुल ही संक्षिप्त तना होता है, छोटा सा, और इसमें नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें, और ये पर्ण हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सल्क पर्ण कहते हैं। और यही मांसल और मोटे होते हैं और इन्हीं को हम खाते हैं। प्याज लहसुन दोनों में ही इसी टाइप के आ जाएंगे। तो ये किसके रूपांतरण थे, भूमिगत तने के। अब अपन देख लेते हैं अर्धवायवीय तनों के रूपांतरण। वे तना जिनका कुछ भाग भूमि में और कुछ भाग भूमि से ऊपर होता है वो अर्धवायवीय तना कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पहला आएगा ऊपरी भूस्तारी।
कौन सा आएगा, ऊपरी भूस्तारी, या इसको हम रनर कहते हैं। क्या कहते हैं, रनर। अब इस टाइप के जो तना होते हैं इसमें आपने देखा होगा कि जो भूमि है जैसे, और भूमि के ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ पौधों के तने इस प्रकार के लेटे हुए मतलब दौड़कर रेंगने वाले होते हैं, और जगह जगह पर इनमें जहां पर्व संधियां होती हैं वहीं से जड़ें निकली रहती हैं, और जहां पर्व संधि है वहीं से ऊपर की ओर शाखाएं भी लगी रहती हैं। तो इस प्रकार ऊपरी भूस्तारी किन्हें कहेंगे, वे अर्धवायवीय तना जो भूमि पर रेंग कर आगे बढ़ते हैं वो ऊपरी भूस्तारी कहलाते हैं। और इनमें एक चीज और देखेंगे कि इनमें कायिक प्रवर्धन की क्षमता होती है। कायिक प्रवर्धन मतलब होता है कायिक जनन। अगर ये कहीं से टूट जाए तो ये पौधा अलग और ये पौधा अलग बन जाएगा। आपने घास देखी होगी, दूब घास देखी होगी कि वो फैलती रहती है, टूट भी जाए तब भी नया पौधा बन जाएगा, तो वो इसी के अंतर्गत आएगा, कायिक जनन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आप देखें इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो उदाहरण हैं ऊपरी भूस्तारी के, जो भूमि पर रेंग कर बढ़ते हैं, दुर्बल जो इनके तना है बड़े ही कमजोर मुलायम होते हैं। तो इसमें जो उदाहरण आ जाएंगे, दूब घास है, जैसे खट्टी बूटी है, ये इसके अंदर खट्टी बूटी को ऑक्जेलिस भी कहते हैं, ठीक है, इसके उदाहरण हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पर अपन देख लेते हैं अंतः भूस्तारी। क्या देख लेते हैं अपन, अंतः भूस्तारी, इसको देख लेते हैं, या इसको हम सकर कहते हैं, सकर या अंतः भूस्तारी। इसमें क्या होगा, इसमें कोई पौधा लगा हुआ है और पौधे के जो भूमि है, भूमि के निचले वाले भाग से कोई शाखा निकलेगी, ठीक है, इस पौधे के भूमि के निचले वाले भाग से कोई शाखा निकलेगी। ये शाखा पहले तो भूमि के अंदर ही, ये भूमि है ना, भूमि के अंदर ही तिरछी बढ़ेगी, उसके बाद ये भूमि से बाहर निकलेगी, जहां पर ये बाहर निकलेगी वहीं से अपस्थानिक जड़ें लगी रहेंगी और ये इस टाइप से नया पौधा बन जाएगा। तो अंतः भूस्तारी इसके अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल में, उदाहरण में इसमें क्या आ जाएगा, पुदीना आ जाएगा, इसका प्रमुख उदाहरण आ जाएगा अंतः भूस्तारी का। इसमें भी कायिक प्रवर्धन की क्षमता होती है, टूट जाएगा नया पौधा बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, और इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर भूस्तारिका, ठीक है, कौन देख लेते हैं, भूस्तारिका देख लेते हैं, या इसको देख लेते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑफसेट, ऑफसेट बोलते हैं भूस्तारिका। अब भूस्तारिका का क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। भूस्तारिका में क्या होता है, ये जलीय पौधा होती है, जल में जैसे जलकुंभी है तो जल की सतह पर रेंगते हुए आगे बढ़ती है। इसका तना जो है वो मोटा और मांसल होता है, और इसमें जो पत्तियां हैं वो भी मांसल होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है भूस्तारिका ऑफसेट, इसमें जलकुंभी है, जैसे पिस्टिया है, ये चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। माने जल की सतह पर रेंग कर आगे बढ़ने वाले पौधे जो हैं वो भूस्तारिका के अंतर्गत आते हैं। तो उदाहरण क्या आ जाएगा, उदाहरण आ जाएगा इसका, जैसे जलकुंभी है, और यहाँ पर आ जाएगा उदाहरण एक है पिस्टिया है, पिस्टिया भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट इसके आ जाएगा चौथा जो नंबर है, तो चौथा है भूस्तारी या स्टोलन इसके अंतर्गत आ जाएगा। स्टोलन में क्या होता है, यहाँ पर समझ लेते हैं आप, स्टोलन में होता क्या है, तो स्टोलन में पहले तो ये पौधा है, पौधे की कोई शाखा पहले तो ऊपर बढ़ेगी, और ऊपर बढ़ने के बाद पुनः फिर क्या आएगी, भूमि पर आएगी, नीचे की ओर झुक जाएगी, जहां पर ये झुकेगी वहीं से अपस्थानिक जड़ें निकल आएंगी, वहीं से नया पौधा बन जाएगा। तो ये भूस्तारी के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार का किसमें पाया जाता है, तो स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है। किसमें, स्ट्रॉबेरी में इस टाइप से भूस्तारी संरचना पाई जाती है। अब इसके बाद है यहाँ पर तीसरा जो इसका प्रकार है, देखो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, भूमिगत तना, प्रकंद है, स्तंभ कंद है, घन कंद है, शल्क कंद है। अर्धवायवीय तने के ये पूरे ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारिका और भूस्तारी आ जाएंगे। इसके बाद वायवीय तना है, वायवीय तना को अपन अच्छे से अलग से समझ लेते हैं, तो किस टाइप से यहाँ पर रहेगा वो देख लेते हैं। वायवीय तनों के रूपांतरण को ठीक प्रकार से समझना है, ठीक है। तो वायवीय तनों के रूपांतरण किस टाइप से यहाँ पर आएंगे, तो केवल अपन अब पढ़ेंगे तीसरा प्रकार है ये वायवीय तना। तो वायवीय तना, जो तना वायु में पाए जाते हैं और विशिष्ट प्रकार से रूपांतरित हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है पर्णाव स्तंभ। अब आप लोग समझेंगे, पर्णाव स्तंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिल्लोक्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
क्लेड इसको इंग्लिश में बोला जाता है। अब यहाँ समझ लो, पर्णाभ माने पत्ती और स्तंभ माने तना। जब पत्ती तने का रूप ले ले, जब पत्ती किसका रूप ले ले, तने का रूप ले ले, तब उसको कहते हैं। जैसे आपने नागफनी देखा होगा, नागफनी में पत्ती जैसी हरी चपटी संरचनाएं आपने देखी होंगी। ये इस टाइप से हमने बनाकर बताया हुआ है, ये नागफनी है। नागफनी की सतह पर कांटे जैसी संरचनाएं यहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये जो संरचनाएं हैं ये नागफनी की संरचना हमने बताई हुई है। तो ये जो पत्ती जैसी संरचनाएं दिखा रही हैं, पत्ती नहीं है, पत्ती नहीं है, ये किसका तना है। तना छोटा, पत्ती जैसा चपटा मोटा हो गया है और भोज्य पदार्थों को इसने संचित कर लिया है। इसकी जो वास्तविक पत्तियां हैं वो तो कांटे में परिवर्तित हो जाती हैं। तो पर्णाभ स्तंभ मरुदभित पौधों में माने रेगिस्तान पौधों में पाए जाते हैं, जहां जल की कमी होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए इनका जो तना होता है वो मोटा चपटा हो जाता है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। तो जो तना है वही पत्ती जैसा कार्य करता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उदाहरण में आपको ध्यान रखना है, एक तो नागफनी आ जाएगा और दूसरा उदाहरण में आ जाएगा क्या, रसकस। रसकस जो है उसमें भी इस टाइप की संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत पर्णाभ स्तंभ फिल्लोक्लेड जैसा ही एक और होता है जिसको हम पर्णाभ पर्व कहते हैं। इसमें क्या है, ये पर्णाभ स्तंभ जैसा ही होता है, इसको इंग्लिश में क्लेडोड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लेडोड। आपको ध्यान रखना है कि एक पर्व वाले पर्णाभ स्तंभ को पर्णाभ पर्व कहते हैं। इसमें सुई की तरह नुकीली संरचनाएं बन जाती हैं। दूसरा इसका प्रकार देख लें, इसका उदाहरण और समझ लो क्या आएगा, तो शतावर। शतावर इसका उदाहरण आएगा, ठीक है। दूसरा इसका वायवीय तने के रूपांतरण पढ़ रहे हैं, पहला था। दूसरा यहाँ देख लेते हैं, तो दूसरा इसका पर्णाभ स्तंभ के बाद दूसरा है पर्णाभ पर्णप्रतान बोल दो इसको। दूसरे को क्या बोल दो अपन, दूसरे को बोल दो पर्णप्रतान। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, या पर्णप्रतान पत्तियों में आ जाएगा तो इसको स्तंभ प्रतान कहेंगे। क्या कहेंगे, स्तंभ प्रतान। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में स्टेम माने स्तंभ और प्रतान को क्या बोलते हैं, टेंड्रेल। क्या बोलते हैं, टेंड्रेल। तो यहाँ देखें, स्तंभ माने तना, प्रतान। प्रतान नहीं जानते हैं, प्रतान का मतलब ऐसी कुंडलित संरचनाएं आपने देखी होंगी अनेक पौधों में। तो जब स्तंभ माने तना या कलिकाएं, क्योंकि तना किसका बना होता है, कलिकाओं का। स्तंभ या कलिकाएं प्रतान में, प्रतान माने लंबी कुंडलित पतली संरचनाएं प्रतान कहलाती हैं। उसमें जब तना या कलिकाएं प्रतान में परिवर्तित हो जाता है तब उसको हम स्तंभ प्रतान कहते हैं। उदाहरण किसमें मिलेगा ये स्तंभ प्रतान, तो आपने अंगूर में तो देखा होगा इस टाइप की संरचनाएं, कद्दू में देखी होंगी। तो ये अंगूर, कद्दू, झुमकलता, इनमें प्रमुख रूप से स्तंभ प्रतान पाई जाती हैं। आप बुक में देखें तना वाले चैप्टर में आप ये संरचनाएं देख सकते हैं। तीसरा इसका क्या है, वायवीय तनों के रूपांतरण में तीसरा जो भाग है, तीसरे के अंतर्गत क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा स्तंभ कंटक। क्या आ जाएगा, स्तंभ कंटक। तो स्तंभ कंटक माने होता है थॉर्न, कंटक माने सूल, स्तंभ सूल कह दो, सूल माने कांटे। जब तना या कलिकाएं कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं तब उसको स्तंभ कंटक कहते हैं। तो किस में पाई जाती हैं, उदाहरण आपने कांटे किस में देखे होंगे, नींबू में देखे हैं, तो नींबू इसका प्रमुख उदाहरण आ जाएगा। उसमें तना कांटों में रूपांतरित है, किसके लिए, सुरक्षा के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए। इसमें प्रमुख रूप से बेल, बेल में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। करौंदा, करौंदा में प्रमुख रूप से स्तंभ कंटक है। तो एक प्रमुख इसके उदाहरण है। अब आ जाते हैं इसमें अगला जो है, इसमें आ जाएगा पत्र प्राकलिकाएं। पत्र प्राकलिकाएं। अब पत्र प्राकलिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको बुलबिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलबिल्स। तो यहाँ पर ध्यान दें, जब कलिकाएं भोज्य पदार्थों को संचित करके मोटी और मांसल हो जाती हैं तब हम उसको बुलबिल्स या पत्र प्राकलिकाएं कहते हैं। और ये क्या काम करती हैं, भोज्य पदार्थों को संचित कर लेती हैं और जब ये पौधे से, मात्र पौधे से अलग हो जाती हैं तो नए पौधे का बनाने की क्षमता रखती हैं। अर्थात इनमें कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन की क्षमता पाई जाती है नए पौधे को बनाने के। किसमें पाए जाते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, तो प्याज में ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, रतालू में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है, लिली में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं, ये इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो वायवीय तने का रूपांतरण कितने प्रकार का है, पर्णाभ स्तंभ, स्तंभ प्रतान, स्तंभ कंटक और पत्र प्राकलिकाएं। तो ये चैप्टर जो है पूरा स्तंभ या तना हमने इसमें बताया हुआ है। अगले वीडियो में लेकर आएंगे पत्ती या लीफ। जब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।